सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में उसको जल्दी से जल्दी लोग लगा के, मजदूर लगा के, मशीनरी लगा के तोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि इसको स्पीड अप करें और जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर नस्ला टावर को तोड़ने का काम जारी था। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल सच कौम को बताना पड़ेगा। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दी? अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दे? और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो मेरी आवाज़ है। जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, पहले क्यों निकाला? अदलिया को बुरा भला। अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। हमने गवर्नमेंट से अभी एग्रीमेंट किया है और हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, आज नस्ला टावर के मुतासरीन नस्ला टावर के करीब एहतजाज के लिए जमा हुए, जिस पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया था। तो आज का सवाल हमारा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, नस्ला टावर के बाहर मुतासरीन के शदीद एहतजाज पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, क्या इंतजामिया चीफ जस्टिस के नस्ला टावर को गिराने के हुक्म की तकमील कर पाएगी? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कराची से मोनिस सराज। मोनिस, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? आज एहतजाज होता रहा है नस्ला टावर के बाहर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अनम, मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये मेरे अक़ब में जो है वो नस्ला टावर वाक़ है और नस्ला टावर से मुल्हिका ये वो सर्विस रोड है जहाँ पर अब से तकरीबन कोई निस्फ घंटे पहले तक एक अफरा तफरी किसी कैफियत थी। ख़ासी कशीदगी इस मकाम पर देखी जा रही थी। पुलिस की, रेंजर्स की भारी नफरी इस मकाम पर मौजूद थी। इसके अलावा जो इस इमारत के रिहायशी अफराद थे, जो मुतासरीन थे, वो और इसके अलावा जो आबाद की जानिब से आज एक एहतजाज की कॉल दी गई थी इस मकाम पर, तो उनकी बड़ी तादाद, आबाद से मुंसलिक जो अफराद थे उनकी बड़ी तादाद यहाँ इस मकाम पर मौजूद थी। उन्होंने हंगामा राई करने की कोशिश की, नारेबाजी उनकी जानिब से की गई और उन्होंने पेशकदमी करने की कोशिश की इस इमारत की जानिब जो कि मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है फ़िलहाल, और इसको तोड़ने का अमल भी इस वक्त किया जा रहा है। ज़रा ये बताइएगा कि अभी वहाँ पर तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा चुका है और कोई वहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए उनसे पहुँचा था? अनम, अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो मुज़ाकरात तो अब तक नहीं किए गए हैं और अब से चंद लम्हों पहले तक DC ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि हमने एक हद मुकर्रर कर दी है, मुजाहिरीन को उससे आगे आने की इजाज़त नहीं है। अगर मुजाहिरीन इस सर्विस रोड पर या नस्ला टावर के करीब अतराफ में पुरअमन तरीके से अगर बैठना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। वो जब तक चाहें यहाँ बैठ सकते हैं पुरअमन तरीके से। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम हैं उस पर अमल दरामद जो ज़िला इंतज़ामिया यकीनी बना रही है, उस पर अमल दरामद करा रही है, अगर उसे तो कानून जो है वो हरकत में आएगा। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर जो है वो मौजूद रखा गया है। और तकरीबन अब से कुछ देर पहले SSP ईस्ट ने जब मीडिया से गुफ्तगू की, हमारी जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 500 जवान पुलिस के ऐसे हैं जो कि स्टैंड बाई ड्यूटी पर यहाँ पर नस्ला टावर के अतराफ में मौजूद है। और उन्होंने कहा कि अगर मुजाहिरीन जो है वो पेशकदमी करने की कोशिश करते हैं, अगर जो है वो जो काम सरकार की जानिब से कराया जा रहा है, जो अदालती अहकाम में कोई रखना डालते हैं, अगर उसमें रुकावट बनते हैं तो कानून एक्शन में आएगा। बसूरत दीगर उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन अगर पुरअमन रहते हैं तो पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि आज जो कशीदगी की सूरत हाल, पेल भी हुई, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया, शेलिंग भी की गई। ये इलाका जो है वो शाम के वक्त एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इस तरह की भी सूरत हाल के बावजूद SSP ईस्ट ने यह दावा किया कि पुलिस ने किसी एक मुजाहिरीन में शामिल किसी एक शख्स को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की हिरासत में इस वक्त कोई शख्स मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नहीं किए गए। मोहसिन शेखानी जो कि चेयरमैन आबाद हैं, उनसे कुछ देर पहले मेरी जब बात हुई है तो उन्होंने हमने उससे खुसूसी
की गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे 80 लोग जो है वो मिसिंग है, वो फिलहाल उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि जो धक्कम पेल हुई, जो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज शेलिंग की गई, उसमें हमारे 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके तनाजुर में उन्होंने तमाम तर साइट्स पर काम बंद कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि हमारा जो ये एहतजाज है, आबाद का एहतजाज, ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सक्खर और जो पाकिस्तान के दीगर शहर हैं वहाँ भी इस एहतजाज का दायरा कार वो वसी करेंगे। और इस बात का भी उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 1200 मेंबरान ऐसे हैं जो कि आबाद से मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी रुक जाएगी अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ। दूसरी जानिब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इस बात का भी मोहसिन शेखानी ने जो है वो मुतालबा किया कि इस हवाले से हुकूमत जो है वो खुद ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले, क्योंकि सरमायाकार जो है वो खौफजदा हो गया है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कमीशन बना दिया जाए या ऐसा कोई ऐसा मुस्तनद इदारा बना दिया जाए कि जिससे NOC हासिल करे जो तामीरात करने वाला बिल्डर है, उसके बाद फिर वो अपने काम को जारी रख सके। मुजाहिरीन का जो मालिकान है इन मकानात के, इन फ्लैट्स के, उनका अगला लाहे अमल क्या है? कुछ अनाउंस किया गया है? अनम फ़िलहाल गुरूब आफ्ताब के बाद से यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो मुतासरा शख्स हमें नज़र नहीं आया जो कि इस इमारत का रिहायशी हो। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जिस वक्त तक ये एहतजाज चल रहा था, हंगामा राई चल रही थी, उस वक्त तक वो मुतासरीन भी मौजूद थे। साथ ही जो आबाद के हुकाम हैं उनका ये मौक़िफ़ भी है कि अगर इस तरह से इमारतें जो है वो तोड़ी जाती रहेंगी तो उन्होंने कहा कि बिल्डर जो है वो एक ख़तीर सरमाए से जो है वो एक इमारत जो है वो तामीर होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्डर के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है कि वो तमाम तर मुतासरीन को उनकी रकम जो है वो लौटाए, क्योंकि उसके अपने भी अखराजात होते हैं, उसने एक बड़ी सरमायाकारी की होती है, तो वो पैसे जो है वो खर्च कर चुका होता है। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि अगर इस तरह से चलता रहा और अगर इमारतें गिरी तो आबाद के हुकाम ये कहते हैं कि उनके लिए जो है बिल्डर्स के लिए जो मुतासरीन हैं, जो रिहायशी अफराद हैं, उनको रकम लौटाना जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। अलबत्ता उनका यही कहना है कि हाँ, इस हवाले से हुकूमत ख़ास तौर पर उन्होंने अपील की कि वज़ीर आला सिंध अपना किरदार अदा करें, इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लें। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा वज़ा कर दिया जाए जिससे हम कोई भी तामीरात करने से पहले उससे हम अपनी इजाज़त ले लें और उसके बाद फिर अपने कारोबार को जारी रख सकें, ताकि मुस्तकबिल में उस हवाले से कोई शकूक व शुबात ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है मोनिस, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नईम रहमान ने, अमीर जमात इस्लामी कराची है। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आज नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आप पेश हुए, तो क्या रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के? देखिए जी, मैं ज़ाहिर है वहाँ हाजिर हुआ था, चूँकि मैंने कल वादा किया था तमाम नस्ला टावर के मुतासिरीन के साथ भी, अवाम के साथ भी, मीडिया के सामने भी, कि मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर और जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करूँगा और तमाम कराची के लोगों का जो भी मामला है इस वक्त उस पर। तो मैं गया वहाँ पर और ज़ाहिर है कोशिश करके मैं सामने पहुँच गया था। और जब ये मामला शुरू हुआ तो उस पर मैंने फिर अपनी सबमिशन देने की कोशिश की कि आप काइंडली इस तरह से करें कि जो मुतासिरीन हैं उन मुतासिरीन को जो है वो कंपनसेशन देने को इंश्योर करें। उस पर जो है वो चीफ साहब ने मुझसे पूछा कि आप कौन है। मैंने अपना ज़ाहिर तारुफ कराया, जानते तो वो थे ही, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची का। उन्होंने कहा आपका क्या स्टेक है? मैंने कहा मेरा स्टेक तो कुछ भी नहीं है, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कंपनसेशन नहीं मिल रही। झूठ तो रहा है वो, लेकिन जो है वो जो काम सिंध हुकूमत को करना चाहिए आप इनको सिंध हुकूमत को पाबंद करें। ज़ाहिर उन्होंने कहा हम ये फैसला कर चुके हैं तो कि जो है वो कंपनसेशन दी जाए। मैंने कहा बिल्डर के पीछे कौन भागता रहेगा, आप सिंध हुकूमत को पाबंद करें। उन्होंने डांट डपट की, वो डांटते रहे, मैं बोलता रहा, वो डांटते रहे, मैं बोलता रहा। उन्होंने कहा तौहीन अदालत हो जाएगी। मैंने उस पर भी कोई एतराज नहीं किया। और बहरहाल जब उन्होंने कहा कि बस ठीक है आप अपनी बात को आप जो है वो बात ना करें, तो मैं ये सियासी वो नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, बहरहाल आप कंपनसेशन इनको दें। और मैं आखिर वक्त तक ये बात कहते कहते जो है वो फिर मैंने रूम को छोड़ा है। तो सीधी बात ये है कि कंपनसेशन दिए बगैर जो इंसाफ हो रहा है वो आधा इंसाफ है। और जब तक के लोगों को मुतबादिल फराहम नहीं किया जाएगा, उनको जो है मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मैं समझता हूँ कि इंसाफ के साथ जो है बहुत बड़ा सलूक होगा। हाफिज नईम साहब, नस्ला टावर के मुतासरीन के नुकसान का अजाला आपके ख्याल में कौन करेगा, कौन है इसका जिम्मेदार? जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है ना, जाहिर है उन्होंने अगर ये फैसला किया है कि ये गलत है और इसको तोड़ दिया जाए, उड़ा दिया जाए, बम से गिरा दिया जाए, पूरे शहर की मशीनरी लाकर उसको तबाह कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट फुल्ली अथोराइज्ड है कि वो सिंध हुकूमत से कहे कि इनका मुआवजा अदा कर दो और बिल्डर से बाद में लेते रहो। ये फुल्ली अथोराइज्ड है वो। मैं हैरान हूं कि वो इस मौजू के ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बात क्यों नहीं कर रहे, और उनका सारा फोकस ये नापने में है कि कितना टूट गया और कितना रह गया, और 200 बंदों से नहीं टूट रहा तो 400 बंदों लगा दो। तो इस पर मुझे हैरानी भी है। और फिर मुझे इस पर भी हैरानी है कि यही चीफ जस्टिस, यही अदालत उज़्मा है और उसकी एक बेंच इस्लामाबाद में दूसरा फैसला कर रही है, कराची में दूसरा फैसला कर रही है, और ऑनरेबल एक जज भी
उस बेंच का हिस्सा थे जिसने हयात एजेंसी को रेगुलराइज करवाया। ठीक है हाफिज नईम साहब, आज पुलिस की जानिब से मुतासरीन पर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई। पुलिस का ये रवैया क्या मुनासिब है? मुतासरीन क्या करें? एक तरफ उनको अदायगी नहीं दी जा रही और दूसरी तरफ ये रवैया उनके साथ अपनाया जा रहा है। देखिए, सिंध हुकूमत को जिसका काम था कि लोगों को मुतबादिल फराहम करते, मुआवजा देते, उससे पहले 13 साल से मुसलसल हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। इनके साथ हमेशा एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादियों में रही है, इस वक्त भी विफाक में मौजूद है। एमक्यूएम का यहाँ पर पूरा ताकत थी, उरूज था, और एमक्यूएम के जमाने में बेशुमार जो है यहाँ पर चाइना कटिंग हुई, पार्कों पे कब्जे हुए, जिसके खिलाफ हमने ही आवाज उठाई। उस वक्त तो अदालत में भी कोई केस नहीं चलता था, सब डरते थे, जज समेत सब डरते थे, तो हम ही बात करते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये रवैया तो समझ से बालातर है कि एक तरफ तो किसी भी आदमी को नहीं पकड़ा जाता जो अगर गैर कानूनी तामीरात हो रही है शहर में, और अफसोस की बात है कि अदालत उज़्मा भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही है कि जिन्होंने ये जुर्म किए हैं उनको पकड़ा जाए, बल्कि इस पर तवज्जो है कि गिराएं किस तरह से। तो अब कहने का मकसद बजाय इसके कि ये काम करें, सिंध हुकूमत उल्टा लाठीचार्ज शुरू कर दे, मुजाहिरीन पर शेलिंग शुरू कर दे, तो इससे बढ़कर जो है वो कोई अफसोसनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं मुतालबा करता हूं कि असर नो तमाम सूरत हाल का जायजा लें। ये लोग कहाँ जाएं जिनके घर बर्बाद कर दिए गए? ये किससे फरियाद करें? अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुतबादिल और मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अगर आबाद के लोग और मुतासिरीन एहतजाज करें तो उन पर आप शेलिंग करें, उन पर लाठी चार्ज करें। इससे बढ़कर गैर जमहूरी हथकंडा कोई नहीं हो सकता जिसकी मुर्तकिब सिंध हुकूमत हो रही है। ये नहीं होना चाहिए और हम मुतासिरीन के भी साथ हैं, और आबाद ने अगर एहतजाज किया है तो हम उसके भी साथ हैं। उनका पॉइंट ये वैलिड है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर तमाम इदारों की एनओसी लेने के बाद कोई चीज तैयार हो रही है, बिल्डिंग, तो वो कानूनी है। अब अगर उसके बाद एक दिन कहा जाए कि ये एनओसी सही नहीं है, नाजायज है, और तो फिर हम कहाँ जाएं? क्या हम हर चीज की एनओसी सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया करें? तो चीफ जस्टिस का काम है, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एनओसी लो फिर तामीरात करो। तो इसलिए उनकी ये बात जेन्युइन है। जो गैर कानूनी तामीरात है वो भी हजारों की तादाद में शहर में हो रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो कानूनी तौर पर काम कर रहा है उसके लिए मुश्किलात हैं। जाहिर है उन्होंने भी फिर एहतजाज किया है और उन्होंने अपना सारा काम भी रोक दिया है, जो बहुत अफसोसनाक है। ये इन्वेस्टमेंट इस पर रुक जाएगी। शहर का तो बेड़ा गर्क हुआ है। अफसोस की बात ही है कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। जिनके पास मैंडेट है वो इस मसले को हल नहीं कर रहे, बल्कि हल मसला पैदा करने वाले लोग हैं। तो मुझे तो ये कहने में कोई बात नहीं है कि आज अगर शहर में जमात इस्लामी का मेयर होता तो ये सूरत हाल नहीं होती। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नेमतुल्लाह खान मेयर थे और लियारी एक्सप्रेसवे में लोगों को हटाना था और लियारी एक्सप्रेसवे बनाना था। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। मोनिस सराज हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है। मोनिस आप बताइएगा। ठीक है, मोनिस सराज से भी हम बात करेंगे। ये कहिएगा, आपकी जमात मुतासरीन के साथ हमदर्दी और उनके नुकसान के अजाले के लिए क्या कोई काम कर रही है? हम ही तो कर रहे हैं और कर कौन रहा है? पहले दिन से जब से नस्ला टावर का मामला आया तो कोई भी सामने नहीं आया था। ये हम ही थे जिन्होंने जाकर उनसे ज़ाहिर यकजहती किया, और जब ये कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो फिर उसके बाद जब ये पानी बिजली काटने के लिए इंतजामिया फुर्तियां दिखाती थी तो जमात इस्लामी के वर्कर जाकर ही इनको रोकते थे। बदकिस्मती से वो इतने मायूस हो गए, वो जो लोग थे जिनके घर थे, कि वो अपने घर छोड़ दिए, उन्होंने किराए पे चले गए। तो इतना दुख का मामला था, उन्होंने कहा कि हम मजीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी हमारी बिजली कट जाती है, कभी पानी कट जाता है। हमने किया क्या है? हमारा जुर्म क्या है कि हमने जो है वो तिनका तिनका जमा करके अपना आशियाना बनाया? ये हमारा जुर्म है। तो इस जुर्म की सजा हमें सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है और हुकूमत भी दे रही है। तो वो बहरहाल वहां से मूव हो गए, जिसके बाद फिर इंतजामिया ने तोड़फोड़ शुरू की है। वरना जमात इस्लामी ने तो वहां पर न सिर्फ ये कि उनके साथ खड़े हुए हैं, बल्कि उनके हर कदम पर जो भी मशावरत हो सकती है वो की है। और अभी भी हमारे अलावा बताएं और कौन है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हो, जो सड़क पे भी एहतजाज कर रहा हो, जो मीडिया से भी बात कर रहा हो, हर कानूनी जरिया। आज मैं गया इसीलिए था कि मसले का मुकम्मल हल हो, ताउन पेश करने के लिए गया था। मैं चाहता था कि शहर में इस वक्त जो अफरा तफरी है, तो ये जो कार्रवाई चल रही है एक हैपजर्ड वे में, और जिसका कोई हासिल नहीं हो रहा सिवाय इसके कि अफरा तफरी है, टूट है और लोग बेघर हो रहे हैं, तो हम शेयर करना चाहते थे, हम ताउन करना चाहते थे। हमने इस शहर को तामीर किया है, हमने लोगों को सहूलत फराम की है, लेकिन बदकिस्मती से चीफ साहब ने मुझे जो है वो मौका फराम नहीं किया। तो जितनी बात मैं कर सकता था मैं करता चला गया, वो अपनी डांट पिलाते चले गए। हाफिज साहब, आपसे आखिरी में सवाल करूंगी, क्या सिंध हुकूमत नस्ला टावर के मुतासरीन को आपकी नजर में रिलीफ देने में नाकाम हो गई है? देखिए, देना पड़ेगा, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये कोई एहसान नहीं करेंगे वो, सिंध हुकूमत को ही ये पैसे अदा कर देने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना दबाव है तो सिंध हुकूमत पैसे अदा कर दे। बिल्डर से बाद में लेती रहे, हुकूमत को क्या है? लेकिन इनका कराची से ताल्लुक क्या है? यानी खाने के लिए, करप्शन करने के लिए तो ये शहर है, इसकी जमीनों पे कब्जा करोगे,
लेकिन अगर कोई परेशानी में हो तो उसको कंपनसेशन नहीं दोगे। अब तक तो पीपल्स पार्टी को ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे। बहरहाल अभी भी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रमशेर ज़मान साहब, अब ये सारा जो मामला है नस्ला टावर का, आज दिन भर जो सूरत हाल होती रही है, इस सारे पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो काम किया जो आप कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में थूका। ये आबाद जो बिल्डर्स हैं ये वो हैं जो कि इनको पिछले पता नहीं 20-25 साल से पाल रहे हैं। कोई बिल्डिंग बगैर रिश्वत लिए हुए ये किसी बिल्डर को बिल्डिंग बनाने नहीं देते हैं। आपको पता है 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लोग रिश्वतें लेते हैं। जब तक बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो जाए ये बिल्डर का खून चूसते रहते हैं। उसके बाद वहां पर जो मुजाहिरीन थे वो तो अपना पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां के रेजिडेंट्स थे, आबाद के बिल्डर्स थे सारे, इनके साथ ये सलूक करना सिंध हुकूमत का हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। मतलब अब आप इनसे चाहते क्या है? और सवाल तो ये है ना कि जो कॉम्पनसेट करेगा वो कौन करेगा? कॉम्पनसेशन जो देनी चाहिए वो तो सिंध हुकूमत को देनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने इसके पैसे देने। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द कोई 200 से 250 घर हैं जो जरदारी साहब ने खरीदे में, वो दे दें नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को। अगर वो नहीं दे सकते तो हमारे जो 28 MPS के जो ये MPS के जो नए अपार्टमेंट बने, 5 स्टार रेजिडेंट्स बने, वहां पे दे दें उनको तमाम अपार्टमेंट्स। हम तो देने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से ये सलूक करना कराची आइट्स के साथ मैं समझ रहा हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मसमार अगर इनको कर दिया जाए, जो उस वक्त के DG थे, उस वक्त के जो डायरेक्टर्स थे, उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, उनको मसमार कर दिया जाए तो जिंदगी भर के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगी। किसी मिनिस्टर की, किसी DG की, किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं होगी कि वो किसी भी ऐसी बिल्डिंग को या ऐसे जो है इलीगल प्लॉट के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत देगी। अब ये तो बेचारे जिंदगी भर की इनकी जमा पूंजी है, खून पसीने की इनकी मेहनत का पैसा है। किसी ने कर्ज लिया हुआ, किसी ने जेवर बेचा हुआ, किसी ने उधार लिया हुआ है। अब उनको उठा के सड़क पर फेंक दिया, उनकी बिल्डिंग टूटी जा रही है और साथ साथ उनको जूते भी मारे जा रहे हैं, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है ना वाटर कैनन यूज की जा रही है, औरतों के ऊपर वाटर कैनन मारी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कराची में। खुदा ना खास्ता ये कई मामला हाथ से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर ज़मान साहब, आप हमारे साथ तहरीक इंसाफ से मौजूद थे और इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी को मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फैसला किया है और NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में मैदान को खाली छोड़ने का फैसला कर लिया है। और इसने कई सवालात को जन्म भी दिया है कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई मुतबादिल उम्मीदवार नहीं था? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक से लाइल्म थी? और क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मैदान खाली छोड़ने का फैसला कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये एक सवाल है। तो NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया। इंतखाबी मैदान खाली छोड़ने से तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचेगा, आज हम ये सवाल उठाएंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मैदान तहरीक इंसाफ ने खाली छोड़ा क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर खुद मैदान खाली छोड़ा। अच्छा अनम, जो कुछ लोग कह रहे हैं वो और स्पेशली जो आपके चैनल ने सवाल उठाए हैं उसका मैं एक एक करके जवाब दूंगी जी। सबसे पहले ये मैं अर्ज कर दूं कि हमने कहीं मैदान खाली नहीं छोड़ा। हमें टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मैदान से आउट करने की कोशिश की गई। हम तो आज भी मैदान में हैं, कल भी रहेंगे। हाँ, इलेक्शन लड़ने वाले पहले भी वोट मांगने के दिन पे आए थे। NA 133 के लोगों जरा मेरे साथ आए ना, हल्के में मेरे साथ प्रोग्राम करें अनम। और अभी भी इंशाल्लाह ये जो कैंडिडेट साहिबा हैं ये अभी वोट मांगने के लिए जा भी रही हैं या नहीं। अब चूंकि मैदान में हम नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं जा रही और इंशाल्लाह जाएंगी भी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज अब ये सियासी मेरे जवाब था। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। देखें,
पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इन्हें इस एक हल्के के अंदर तो इन्होंने वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये छुप गए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अनम के इस मुल्क में निज़ाम बदलने की अशद ज़रूरत है। वो निज़ाम जिसके तहत जब इलेक्शन होते हैं तो हर जीतने वाले को चैलेंज किया जाता है और हर हारने वाला रिगिंग और गले सड़े निज़ाम को गालम गलोच करता है, तो कहीं ना कहीं इस निज़ाम के अंदर सुकम मौजूद है। मसलन ये एक टेस्ट केस बना, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है कि ये हमने ठीक किया था या नहीं किया था या हम खुद भागे, वो हमारी पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। और ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी हुई है और हो रही है, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, वो हो जाएगा डिसाइड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसने गले सड़े गलीज निजाम के ऊपर मैं बात आज जरूर करूंगी, जिसमें NA 133 के अंदर अगर हम पिछले 2018 के इलेक्शन की हम बात करें तो जीतने वाली पार्टी के बाद सबसे बड़ा मैंडेट हमारा था, तकरीबन 77,000 वोट्स। आप कैसे इतनी बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक वोटर का कि वो अपने नुमाइंदे, अपने पसंदीदा जमात और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को वोट देने का हक छीना गया। लाखों की तादाद में जो वहां की पॉपुलेशन थी और लाखों की तादाद में जो वोटर्स थे। अगला मेरा सवाल ये कि ये वोटर लिस्ट जिसके अंदर ये मरियम के उस खलाई मखलूक का जवाब कम से कम किसी और को मिला है या नहीं मिला, NA 133 की आवाम को, और मुझे जरूर मिल गया है। वो कोई और खलाई मखलूक नहीं है जिसकी तरफ ये इशारा करती है या वीडियो की धमकियां लगाती हैं, वो खलाई मखलूक है, वो हमारे मुर्दा हजरात हैं जो वोटर लिस्ट में 40 से 50 हजार की तादाद में अनम मौजूद हैं, जो टर्न आउट भी जिनका 100% होते हैं। जिस तरह भुट्टो जिंदा है उसी तरह वो वोटर लिस्ट भी इलेक्शन डे पे सारे के सारे आते हैं, जो जिनका वजूद दुनिया में तो कहीं नहीं है, या कब्रों में है या पता नहीं कहां पे है, और वो वोट डालते हैं। और फिर 40 से 50 हजार ऐसे वोटर्स हैं जिसकी जद में हमारे भी पेपर्स आए, जो हल्के में रहते जरूर है लेकिन उनसे हक छीन लिया गया है उस हल्के में वोट डालने का। ये कौन सी मंतिक है? दुनिया की कोई डेमोक्रेसी इस चीज को नहीं मानती कि आपकी वोटर लिस्ट ठीक ना हो और आप उस पर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंट पास में सितंबर के अंदर एक लेटर लिखा, जारी करता है इलेक्शन कमीशन कि जी तमाम हल्कों के अंदर डोर टू डोर मुहिम के तहत वोटर लिस्टों को करेक्ट किया जाएगा। उसी मुहिम का आगाज हमारे हल्के में भी 7 नवंबर को हो गया। जब आपकी वोटर लिस्ट को करेक्शन का अमल जारी था तो पहला सवाल यह है कि आप हल्का टाइम के लिए 1 महीना 2 महीना आप इलेक्शन आगे करें, जब आपकी वोटर लिस्ट अप टू द मार्क हो जाए, ठीक हो जाए, फिर कॉल करें। फिर मैं ये इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी आपके मीडिया के सामने, जिसमें मैं एविडेंस रखूंगी 40 से 50 हजार उन वोटर का जो उस हल्के में नहीं रहते, वो कहां रहते हैं, हमें ला के इलेक्शन कमीशन हमें दिखाए और बताए। फिर मैं 30 से 40 हजार वो वोटर खड़े करूंगी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो उस हल्के में रहते हैं, जिसमें मेरे दोनों प्रपोजर भी आते हैं और उनकी तीसरी नस्ल रह रही है, उनके माँ बाप का वोट भी इधर, उनकी बीवी का भी वोट इधर, उनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए, आपकी हुकूमत है, अभी भी आप शिकवा करेंगे इस तरह का। किस एक सेकंड अनम नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारी हुकूमत के जितना कुताबे है वो अनम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमें तो मैं कहते हैं ना कि इन्होंने दिन में तारे दिखा दिए हमें इलेक्शन से आउट करके। मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, ये बहुत जरूरी है अवाम के सामने जाना। ये बेसिकली ये गला सड़ा निजाम आरओ को सूट करता है। मैं बिल्कुल, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगानी है तो लगाएं, ये इस निजाम में बैठे हुए उन आलाकारों को सूट करता है जो इस निजाम के बेनिफिशियरी है, अवाम नहीं है। अवाम का रियल मैंडेट मुझे ये बताएं, जिस वोटर लिस्ट के अंदर 40 हजार वोटर उस हल्के का रिहायशी है, वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, वो कौन सा इलेक्शन है? जिस वोटर लिस्ट के अंदर ऑन एवरेज पाकिस्तान के तमाम NA के अंदर अगर 40 से 50 हजार वोटर जो ऐसी मखलूक है जो कब्रों में है, लेकिन घोस्ट पोलिंग स्टेशन के तहत उनका टर्न आउट 100% रखा जाता है और ठप्पे पे ठप्पे लगा के अपने मनपसंद कैंडिडेट को, जिसने उनको बुक किया होता है, उनको जितवा दिया जाता है। हम इस गले सड़े निजाम से माफी मांगते हैं, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है और हम अपील ही कर सकते हैं, जो कि हमने देख ली करके हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच बना, उन्होंने कहा कि जी हम इनको नहीं सुन सकते और उन्होंने कोई रीजंस भी नहीं बताई। तो यहाँ पे सवाल तो मुशर्रफ साहिबा ये भी है कि कागजात मुस्तरद होने के बाद आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये इसमें इसका भी जवाब दे दें आप कि सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी, इसका जवाब लेना
यस, बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी मुझे ये बताएं, इलेक्शन के अंदर टाइमिंग और कैंपेन बहुत मैटर करती है। आज क्या डेट है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, और आप जरा पीछे जाएं कि हमारा जानबूझ के सोची समझी प्लानिंग के तहत, मैं कहूंगी, या मुझे नहीं पता, मुझे उसका जवाब दिया जाए कि 2 बेंच बने, उन्होंने हमारा केस क्यों नहीं सुना। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 बेंच बने, उन्होंने हमारा नहीं सुना, हमारा टाइम जाया किया गया। उसके बाद जो कुछ हमें इंसाफ यहाँ पे मिला, बिकॉज ये टेक्निकल ग्राउंड है जिसका जवाब आप मुझे ये बताएं कि अगर अनम आप एक जगह पे रहती हो, आप वहीं पैदा हुई, आप उस कंस्टिट्यूएंसी में रहती हो, आपने वोट चेंज करने की एप्लीकेशन नहीं दी और आपका वोट चेंज कर दिया जाता है, ये कसूर आपका है, नादरा का है या ईसीपी का है? इसका हमें जवाब दिया जाए। और ये हर वोटर लिस्टों के अंदर इन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है, एक्चुअल मैंडेट सामने इस वजह से नहीं आता। तो मेरी तो अपील है बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट से भी है कि ईवीएम मशीन से भी ज्यादा जरूरी वोटर लिस्टों की करेक्शन है। जब तक आपकी वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, ये लगभग 90,000 ऐसे वोट, इसके अंदर 90,000 का डिफरेंस है, वो कैसे 50,000 बाहर से डाले गए जो पता नहीं कौन है, 40,000 निकाल दिए गए। मैं ऑन एवरेज अपनी कंस्टिट्यूएंसी की एग्जांपल सामने रख के बात कर रही हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। फिर दूसरा, ये सस्ते शोदे जो किस्म के जो स्लोगन्स हैं कि जी आउट हो गई तो ये पॉपुलर नहीं थी, इनको हम छठी का दूध याद दिलाते अगर हम रहते। लेकिन मैं ये आज चैलेंज करती हूँ, इंशाल्लाह आगे आने वाला इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है, मैं मैदान में हूँ, मैं दिन रात कैंपेन कर रही हूँ, इंशाल्लाह हम इनको इस शिकस्त का जो टेक्निकल ग्राउंड पे इन्होंने हमें दी है, हम उसका बदला लेंगे। मैं पता करें ना अपने रिपोर्टर से किसी से, हम तो आज के दिन तक हल्के में मौजूद हैं। जो कैंडिडेट और जो विक्ट्री वाली पार्टी है वो किधर है? क्या वो डोर टू डोर कर रही है? क्या वो अवामी मसाइल, वो तो लगे हुए हैं लोगों की वीडियोस निकालने पे, वो तो लगे हुए हैं कि इदारों को अपने ताबे करने के लिए। आगे मैं तो सोच रही हूँ कि पता नहीं किस किस की वीडियो मंजरे आम पे लाने के लिए दे आर बिजी, बट हम एक काम कर रहे हैं अवाम की खिदमत और इनके और मेरी ये अपील है इलेक्शन कमीशन से कि अगर ये कहते हैं कि ये बायस नहीं है तो ये पार्टी मत बने, कम से कम वोटर लिस्टों को ही ठीक कर दे। वो जो 40-50 हजार जिन्होंने भी डाले थे, जो डाल के चले गए, मैं भी की इंतजामिया से अपील करती हूँ, जिसकी जद में हमारी पूरी सियासी जमात आई, जिसका मैं पाकिस्तान की ठीक है, ये जरा क्विकली बता दीजिए, टाइम जरा शॉर्ट है कि आप तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, तो क्या किसी कैंडिडेट को तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है? जरा जल्दी से बता दीजिए इसका। नहीं जी, हमारी पार्टी का मौकफ है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने वर्कर को इंगेज कर रहे हैं, हम इंटैक्ट हैं, हम हल्के के काम पहले से ज्यादा जज्बे के साथ कर रहे हैं, हम अवाम में से हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो अभी अगली किसी इलेक्शन पे ये लोग नजर आएंगे। ये जो जमात अभी विक्ट्री जो ये दावे कर रही है, इंशाल्लाह इनको अगले बल्दियाती इलेक्शन में मैं इस हार का बदला बमासूद चुकाएंगे। दूसरी बात, फिर मेरा सवाल है उन आला ओहदेदारों से कि आप अपनी वोटर लिस्टों को खुदारा ठीक करें, और ये ईसीपी ने करनी है, गवर्नमेंट ने नहीं करनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। ये अहम टॉपिक जिसमें NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पेट्रोलियम हड़ताल गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के बाद हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में इजाफे के मुतालबे को तस्लीम कर लिया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने यह कहा था कि घबराएं मत, चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सका। तो फिर अचानक हुकूमत ने डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कैसे तस्लीम कर लिए, ये एक सवाल है। तो पाकिस्तान का सवाल में हम आज ये सवाल पूछेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल ख़त्म, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप खुल गए, हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स में मामलात किन शराइत पर तय पाए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी साहब ने। अब्दुल समी साहब, ये बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, हड़ताल ख़त्म कर दी गई है, किन ग्राउंड्स पर ये मुज़ाकरात हुए हैं, किन शराइत पर हुए हैं? देखिए, बड़ी गलत फहमी थी, हमने कभी 9 रुपए या 9% की बात नहीं करी। ये मालूम नहीं किस मीडिया ने इसके जरिए किसी गलतफहमी पैदा हुई। हमारे तो इनसे मुज़ाकरात चल रहे थे 3 महीने से,
और हमने इनको 6% कहा था कि आप हमें 6% दें, क्योंकि अखराजात इतने बढ़ गए, बिजली है, लेबर की तनख्वाहें, सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज और दुनिया भर के खर्चे, मेंटेनेंस है पंप की, और OMCs को हम अपने मुनाफे में से देते हैं। तो हम इसमें पूरा तय करके, और जब गवर्नमेंट ने नहीं सुनी तो 5 तारीख का हमने नवंबर का ऐलान किया कि हम बंद करें। वहाँ से हमारे साहब के ऑफिस से हमें कहा कि आप आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम 3 तारीख को इस्लामाबाद गए और हमने वहाँ अपना जो मुतालबे थे वो हमने उनके सामने रखे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके मुतालबे गलत हैं, मगर उन्होंने ये कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, डीलर्स के हेड की तरफ से आप हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सेक्रेटरी पेट्रोलियम होंगे और ओगरा का हेड होगा और उसमें DG ऑयल होगा। ये सब हमने उसको मंजूर कर लिया, मगर हमने एक शर्त ये रखी कि आप कितने दिन हमें देंगे ताकि ये मसला हल हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आपको हम 10 दिन हम आपसे लेना चाहते हैं और एक सैटरडे संडे है, इस वजह से आपको 12 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने मंजूर किया, इसलिए मंजूर किया कि हम न लड़ना चाहते थे, ना हम ये चाहते थे कि पब्लिक को कोई तकलीफ हो। तो हमने ये बात मंजूर कर ली। फिर कमेटी जो बनी तो हमने 2 या 3 दफ़ा इस्लामाबाद जाना पड़ा, अपना पूरा हिसाब हमने उनको दिया और हमसे ये नहीं कहा सेक्रेटरी साहब ने कि भाई आपके मुतालबात सही नहीं। ठीक है। फिर हम इत्मीनान हो गया और हम अपने जो हमारे औहदेदार थे अभी तो ये काबीना में पेश होगा मामला, और फिर अगर काबीना रिजेक्ट कर देती है फिर आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए ये लिखत पढ़त में हुई बात, काबीना की बात नहीं है। और मुझसे जहां तक रात को तक हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे थे और उन्होंने ओके किया था और फिर हमने अपने स्ट्राइक कॉल ऑफ की। मगर मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने कोशिश की, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और एनर्जी के मिनिस्टर थे कि आप हमें बताएं इतने दिन हो गए और आप ECC में भेज रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए आप क्या भेज रहे हैं। उन्होंने उसको कोई साफ बात नहीं की और उन्होंने कहा कि भाई हम ये सीक्रेट चीज़ें हम बता नहीं सकते, हम पार्टी हैं, आप हमें नहीं बताएंगे फिर किसको बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इसका असर स्टॉक एक्सचेंज में पड़ेगा। मैंने कहा 10 रुपए तो आप एक दिन में बढ़ा देते हैं पेट्रोल के, उसका असर नहीं पड़ता और ये हमारी समझ से बाहर है। तो जब हम मायूस हो गए तो फिर हमने फिर एक नई तारीख कॉल दी, वो 25 तारीख थी और हमने कहा कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। तो हमने 25 तारीख को स्ट्राइक की, मगर हमने ये ख्याल रखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जितने पंप हैं हम उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे, वो चलते रहे। और रेंजर साहब मैंने कहा कि आप अपने अमले को लगा दें पंपों पे, एम्बुलेंस है या और भी ऐसी एसेंशियल सर्विस के गाड़ी हैं, उनको पहले पास कराएं। लेकिन अब्दुल समी साहब, इस सारी सूरत हाल में आवाम को तो मुश्किलात होती हैं। एम्बुलेंसेस कई जगह हमने देखी, उनको पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। ये बात ये है, आप ये कैसे कह रही हैं? हमें बगैर मुनाफे के हम पंप चला सकते हैं? हमने बहुत इंतजार किया, हम 1 साल से हम पीछे पड़े और हमने तो ये भी ऑफर कर दिया कि जो
पंपों की लीज है वो आप कंपनी से कहें कि ख़त्म करा दें, ताकि हम छुटकारा मिल जाए उन डीलरों को जो अपना पंप नहीं चलाना चाहते। हमने तो हर कोशिश, हर रास्ता अख्तियार किया, मगर अब ये नहीं हो सकता कि हम खामोश कब तक बैठेंगे। अगर 10 रुपये बढ़ सकता है तो हमारा 1-2 रुपये हम नहीं बढ़ा सकते। ये कोई मंतक नहीं है। हर एक ये समझ रहा है कि हमारी आमदनी बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। और हमने कोशिश करते करते रात को 11 बजे के करीब हमारा एग्रीमेंट हुआ और हमने ये कह दिया कि उन्होंने जो समरी भेज दिए थे अब ओपन हो गई, वो समरी नेक्स्ट मीटिंग में भेजेंगे, वो तो अभी पास हो जाएगी और उसमें तकरीबन 2.5 यानी 1 रुपए के करीब हमें मार्जिन मिलेगा। ठीक है। फिर हमने एक रियायत ये की कि वो ये कह दिया कि हम 6 महीने में 4.4% पे हम एग्री करते हैं और हमें आप उसको इस तारीख तक हमें मुनाफे में 4.4 दे दें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत के इक़दामात काम नहीं आए। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 तक पहुंचने के बाद बागों का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। स्मॉग, पैदा होने वाली बीमारियां और सड़कों पर विजिबिलिटी के संगीन मसाइल इस वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों और भारी जुर्मानों के बावजूद हुकूमत स्मॉग पर कैसे काबू पाएगी? तो आज का हमारा सवाल ये है कि स्मॉग को कंट्रोल करने के पंजाब हुकूमत के इक़दामात काम नहीं आए। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम अब तक क्यों है? इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट लॉयर राफ़े आलम साहब। राफ़े आलम साहब, हुकूमत पंजाब इक़दामात भी कर रही है, उसके बावजूद भी लाहौर आज दूसरे नंबर पर रहा इंडेक्स के मुताबिक। क्या वजह है इसकी? हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 1-2 चीज़ें बताने दें। सबसे पहले ये जो स्मॉग है ये एक किस्म की हवाई आलूदगी होती है। एक किस्म की हवाई आलूदगी पाकिस्तानी शहरों में पूरे साल का मसला होता है, लेकिन सर्दियों में हमें ये नजर आता है और हम लाहौर के अंदर जो लोग हैं पंजाब में, हमने इसको नाम दिया है लाहौर स्मॉग। स्मॉग देखें, धुआं और धुंध स्मोक और फॉग से बनती है। धुआं जो ये वैसे सनती आलूदगी से जो पैदा होती है, और फॉग यानी कि धुंध जो कि एक मौसमी इक़दामात होती है जहां ड्यू पॉइंट, मॉइस्चर, टेम्परेचर की एक नौयत होनी पड़ती है, जिसकी वजह से आमतौर पे एक आबादी के ऊपर जो फिजा होती है, हवा होती है, वो ऊपर नहीं उठ सकती और फंस जाती। अब मेरे ख्याल से इस वक्त स्मॉग नहीं है, चूंकि ये मौसमी जो इक़दामात हैं वो पेश नहीं है। इस वक्त हम जो फिजा में देख रहे हैं वो बहुत बहुत बुरी हवाई आलूदगी देख रहे हैं। ये एक किस्म की हवाई आलूदगी होती है। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि ये लाहौर का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब का मसला है। लाहौर हम इसलिए कहते हैं चूंकि यहाँ चंद मॉनिटर लगे हुए हैं जिससे आप जैसे जर्नलिस्ट और प्रेस को पता चलता है कि आलूदगी की शिद्दत कितनी है। मगर अगर आप गुजरावाला जाएं या फैसलाबाद जाएं, आप यकीन मैं कह सकता हूँ वहाँ की हवाई आलूदगी इतनी ही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, जहाँ की एक रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरों के अंदर हवाई आलूदगी की वजह से आम शहरी 2 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार रहा है, और लाहौर में चूंकि आलूदगी ज्यादा है 5 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। अब आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इक़दामात के बारे में पूछा। देखें, सबसे पहले हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए हमें हवाई आलूदगी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आलूदगी कहाँ से पैदा हो रही है।
हिंदुस्तान से आ रही है, गाड़ियों से आ रही है, फसलों से आ रही है, सनती आलूदगी से आ रही है। इस जायजे के लिए हमें एक सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी की जरूरत है, जो कि इस वक्त तक किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या माहौलियाती एजेंसी ने नहीं की। इसके बावजूद हमारे पास 20 साल की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और पॉलिसीज हैं जहां हमें थोड़ा सा आइडिया पड़ता है। और मैं 2018 महकमा ज़राई आर स्मॉग रिपोर्ट का जिक्र करता हूं, जहां तकरीबन 45% पंजाब के अंदर हवाई आलूदगी जो है 45% सालाना तौर पे, स्मॉग सीजन में नहीं, सालाना तौर पे 45% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। और वो इसलिए चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पेट्रोल और डीजल बिक रहा है वो गंदा तरीन, दुनिया का गंदा तरीन मिलता है। पेट्रोल के बाद सनती आलूदगी और बिजली की पैदावार से हवाई आलूदगी पैदा होती है, वो 2 और 3 नंबर पे आते हैं। जो हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के साथ, कोयले के साथ और तेल के साथ, उससे जो हवाई आलूदगी पैदा होती है, ये हम पूरे पंजाब का एक मसला बन रहा है। जो 20 साल की पॉलिसीज और रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और हुकूमत पंजाब की, उसके तहत अगर आपने इस हवाई आलूदगी को काबू करना है तो सबसे पहले पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना है। जो हम पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं उसको यूरो 5 पे ले आए, जिसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। मगर उससे हट के और बढ़ के जो पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके उनकी जो रिफाइनरी कैपेबिलिटी है बढ़ा के, ताकि वो भी यूरो 5 और 6 का पेट्रोल और डीजल बना सके, वो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। हमें सोलर और विंड में इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि हम कोयले और ये फॉसिल फ्यूल फर्नेस ऑयल के बगैर बिजली से अपनी जिंदगी गुजार सकें। हमें सनती आलूदगी को काबू करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जीज एक तरफ, मगर पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लगाना पड़ेगा। और ये जो सनतकार हैं इनसे कहना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज लगाएं और सनती आलूदगी को काबू में लाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने शहरों के डिजाइन को तब्दील करना पड़ेगा, दरख्त लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें टाइम लगेगा और इसमें पैसे लगेंगे। इस वक्त जो हम देख रहे हैं सड़कों पे, जो लाहौर की इंतजाम ने और हुकूमत पंजाब ने जो इस वक्त कदम लिए हैं, मॉनिटरिंग टीम्स उन्होंने भेजी, सड़कों पे पानी का छिड़काव उन्होंने ऑर्डर किया। ये छोटी मोटी कार्रवाइयां हैं। हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बिजली के सेक्टर को और सनत सेक्टर को काबू में लाना पड़ेगा। और इसमें टाइम लगेगा और पैसे लगेंगे। इसमें टाइम लगेगा और हुकूमत को मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। राफ़ी आलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह राफ़ी आलम साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत को इन इक़दामात से बढ़कर मजीद भी कुछ करना होगा। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।